वेलकम स्टूडेंट्स। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 3 डायमेंशनल 3D त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। थ्री डी आने से पहले अपने को वेक्टर आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले आपको वेक्टर पढ़ाया था मैंने पहले वीडियो में। तो पहले वेक्टर ढंग से कंप्लीट कर लो आप, क्योंकि वेक्टर की पूरी जरूरत आवश्यकता पड़ेगी इसके अंदर। अगर वेक्टर आपको नहीं आएगा 3D आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले वेक्टर कवर करो वीडियो देख के आप, उसके बाद 3D के वीडियो देखो आप, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 3D को 3 पार्ट में तोड़ रखा है। पहला बेसिक 3D, दूसरा स्ट्रेट लाइन और तीसरा समतल। तो अपन बेसिक 3D पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन यानी रेखा के समीकरण है वो पढ़ेंगे अपन, जो भी है उसकी विशेषता, कोण वगैरह, उनके बीच में कोण। और तीसरा हम पढ़ेंगे समतल, उसमें भी समतल की जो आती है वो सब आ जाएंगे। समतलों के बीच में कोण भी आ जाएगा, ठीक है। 2 समतल लंबवत होते हैं तो क्या होता है, समतल का समीकरण आ जाएगा। तो बहुत सी बातें आएगी, अलग अलग फॉर्मेट में समतल का समीकरण भी आएगा। तो पहले शुरू करते हैं, सबसे पहले बेसिक 3D। बेसिक 3D इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं 3D पढ़ते हैं तो देखो अपने को पता होना चाहिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसका पता होना चाहिए। और इनकी पोजीशन कैसे है वो भी पता होनी चाहिए। एक रूम के अंदर अपन कोई कोना भी देख सकते हैं, ठीक है। उस कोने के अकॉर्डिंग अपन एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स कह सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ एक बार के लिए, ध्यान देना। जैसे मान लो ऐसे अपन करते हैं, ये अपन एक्स एक्स लेते हैं, वाई एक्स लेते हैं, है ना। अब कोई ज़रूरी नहीं मैं एक्स लूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, तो अपन ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स कैसे लेते हैं, ऐसे जैसे मार्कर ना ही हवा में ऐसे बताया था मैंने पहले, ऐसे लेते हैं। तो कौन ना बताओ इस हिसाब से नहीं किया, गौर से देखो। अब एक चीज़ देखना आप, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स और ये जेड एक्स, आपको कितने समतल बनते हुए दिख रहे हैं। एक तो मुझे ये समतल दिख रहा है क्या आपको, इसको बोलेंगे एक्स वाई तल, क्या बोलेंगे। एक मुझे ये समतल दिख रहा है, ये देखो ये, इसको क्या बोलेंगे एक्स और जेड तल, एक्स जेड तल। और एक मुझे ऐसे दिख रहा है समतल, देखो ऐसे, इसको बोलेंगे वाई जेड तल। अरे समझ रहे हो मेरी बात। तो ये मैं नाम दूंगा तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इस 3D में अपने पॉइंट ले सकते हैं, कहीं भी पॉइंट, यहाँ हो सकता है, बोर्ड के ऊपर हो सकता है, यहाँ हवा में भी हो सकता है वो पॉइंट, ठीक है ना, हवा में पॉइंट हो सकता है। तो उस पॉइंट की अपने को पोजीशन देखनी है। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, अब देखो मान जेड एक्स यहाँ है ऐसे, ठीक है, क्योंकि मैं हवा में तो बना नहीं सकता इसलिए यहाँ शो करते हैं हम। अब यहाँ मैं जेड शो करूँ कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ एक्स लिख दिया, यहाँ वाई लिख दिया, यहाँ जेड लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रख लेना। कोई सा मैं कहीं भी ले सकता हूँ, ठीक है। चलो अब इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं मैं एक घनाभ बनाता हूँ सामने। घनाभ बनाना आपको आता होगा, ठीक है। घनाभ के ये पीछे वाला पॉइंट है, इसको आप इस थोड़ा आगे निकाल दो, इसको, इस लाइन को, ठीक है। इसको थोड़ा आगे निकाल दो, इसको थोड़ा आगे निकाल दो ऐसे, और इसको नाम दे दो एक्स एक्स, वाई एक्स, जेड एक्स। चलो मैंने इसको एक्स वाई नाम दिया और इसको जेड नाम दिया, और ये हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 0, ठीक है। अब अगर ये मूल बिंदु है तो ये इसके सामने कोई बिंदु, देखो मैं थोड़ा सा एक बार डायरेक्ट करता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा ऐसे बना देता हूँ। इस ग्राफ में ये बिंदु वो है जो आगे हवा में उठा हुआ है, ऊपर की तरफ भी मैं हवा में बिंदु ले रहा था ना, ये वो बिंदु है। अब मान लो ये बिंदु एक्स वाई जेड, इसको मैंने पी नाम दे दिया, एक्स वाई जेड।
अब इसकी सहायता से मुझे ये सभी बिंदु पता करनी है, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु क्या क्या होंगे, इसकी सहायता से पता कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब पता कैसे करेंगे? अब कुछ एक बातें जो आपको नोटिस करनी है। पहली बात, बिंदु एक्स वाई जेड, यही तो है बिंदु एक्स वाई जेड से एक्स वाई तल दिख रहा है आपको, वाई जेड एक्स जेड तल दिख रहा है, और ये कौन सा तल हो गया? वाई जेड या जेड वाई कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ बिंदु एक्स वाई जेड से एक्स जेड तल, एक्स जेड तल में डाले गए लंब के लंबपात के निर्देशांक क्या होंगे पता है? अच्छा ये बताओ, लंबपात आप जानते हो क्या? ये बिंदु है, इस बिंदु से किस पर? एक्स जेड तल पे मैंने क्या डाला? सीधा लंब डाला। लंब जाकर जहाँ पर टकराता है ना, जिस जगह टकराता है वो बड़ा बिंदु होता है ना, वो बिंदु कहलाता है लंबपात। और आई की बात समझ में? तो यहाँ से मैं लंब डाला तो ये बिंदु क्या आएगा पता है क्या आपको? कौन से तल में डाला? तो एक्स का मान तो एक्स रहेगा, वाई का मान 0 हो जाएगा और जेड का मान जेड रहेगा, तो एक्स 0 जेड। समझ रहे हो मेरी बात आप? ऐसे इस बिंदु से मान लो एक्स वाई तल में लंब डाला गया, देखो ये लंब डाला गया है, ये लंबपात है, ये लंबपात लेंगे तो ये कैसे लेंगे? कौन से तल में? तो अब लेंगे एक्स वाई, एक्स वाई तल है ना ये, तो एक्स वाई 0, एक्स वाई तल है तो ठीक है। ऐसे ही ये कौन सा तल है? वाई जेड तल में क्या होगा? 0 वाई जेड। समझेगा मेरी बात? तो ये भी अपन दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, बिंदु एक्स वाई जेड द्वारा क्रमशः एक्स वाई तल व वाई जेड तल में डाले गए लंब के लंबपात के निर्देशांक क्या हो गए? तो एक तो एक्स वाई तल है तो हो गया एक्स वाई 0 तथा 0 वाई जेड है। ठीक है, चलो। और यहाँ निर्देशांक क्या हो गए? कौन सा तल है? एक्स जेड क्या? एक्स 0 जेड है। ठीक है, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। बेसिक बात है, ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखो आप, अपने को यहाँ से पता चल रहा है सब कुछ। चलो अपने को लंबपात पता चल गए तीनों। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दूरी की। तीसरे पॉइंट में मैं कह दूँ इस बिंदु से ये जो लंब डाला है किस तल पर? एक्स जेड तल पर, इस लंब की लंबाई कितनी है? या मैं ऐसे कह दूँ इस बिंदु से इस तल की लंबवत दूरी कितनी है? लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी कितनी है? सब एक ही बात है, न्यूनतम दूरी और लंबवत दूरी एक ही बात होती है भाई। ठीक है, मिनिमम दूरी और लंबवत दूरी। तो हम कहेंगे बिंदु एक्स वाई जेड से एक्स वाई तल की लंबवत दूरी एक्स वाई तल मैंने ले लिया, इस बिंदु से ये लंब डाला गया, हमारे लंब तो डाला था तभी तो लंबपात बना था ये, तो इस तल पे लंब डाला गया है, तो ये दूरी कितनी है? तो दूरी देखो, एक बिंदु दिख रहा है क्या आपको? एक बिंदु और दिख रहा है क्या? दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र लगा सकते हो आप, क्या बनेगा? x2 माइनस x1, तो x तो 0 हो गया, y2 माइनस y1 ये भी 0 हो गया, z माइनस 0 का स्क्वायर, तो z स्क्वायर हो गया और ऊपर अंडरूट हो रहा है, z स्क्वायर का अंडरूट क्या हो गया? क्या हो गया? mod z। अरे देखा है कैसा?
एक्स स्क्वायर का अंडर इक्वल मोड एक्स होता है, एक्स नहीं होता है। पता नहीं आपको, इसको हम एक्स नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस एक्स। ठीक है, और वैसे भी मॉडुलस बोलेंगे क्योंकि ये क्या चीज़ है, दूरी। दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव है तो मॉडुलस रहेगा। ठीक है, ऐसे आ जाओ चौथे पॉइंट में, बिंदु एक्स वाई जेड से आपको दूसरा तल ले लो, वाई जेड, एक्स वाई तल लिया ना, वाई जेड तल तथा एक्स जेड तल से क्रमशः लंबवत दूरियां क्या क्या होगी भाई, पहले किसे निकालना, वाई जेड से। वाई जेड कहाँ है, ये रहा वाई जेड। तो इन दोनों के बीच दूरी सूत्र लगाओ, देखो क्या बनेगा, आप बताओ, मोड एक्स बनेगा ना। अरे वाई जेड तल है तो बन गया मोड एक्स तथा एक्स जेड तल है, एक्स जेड तल ही है तो इसका दूरी सूत्र लगा लो, एक्स जीरो हो गया, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर और जेड जीरो हो गया, तो ये हो गया मोड वाई। समझ रहे हो क्या है, ठीक है, क्लियर। आगे आ जाओ, पांचवी बात, बिंदु एक्स वाई जेड से तीनों निर्देशीय एक्स, निर्देशीय एक्स जानते हो, निर्देशीय एक्स इसको बोलते हैं एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, इसको हम निर्देशीय एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो निर्देशीय एक्स से दूरियां क्या होगी, तो हम लिखेंगे बिंदु एक्स वाई जेड से तीनों निर्देशीय अक्षों की लंबवत दूरियां किसकी से, एक्स वाई जेड बिंदु ऐसे तीनों निर्देशीय एक्स, तो बारी बारी से पकड़ लो एक एक। अच्छा पहले बिंदु भी तो निकालेंगे अपन। अच्छा ये बताओ, ये बिंदु क्या बनेगा, रे यहाँ से एक्स एक्स पे मैंने नाम डाला, तो ये चाहो तो आप यहाँ पॉइंट में भी लिख सकते थे। ठीक है ना, बिंदु एक्स वाई जेड से अगर इस पे लंब डाला जाए तो क्या बनेगा, सिर्फ एक्स का मान बनेगा, एक्स का मान एक्स और वाई और जेड का मान 0 0 एक्स के ऊपर है, नहीं समझे, और इसके ऊपर 0 वाई 0 और ये जेड एक्स के ऊपर क्या होगा 0 0 जेड, ये ध्यान रख लो, चाहो तो वहाँ लिख सकते हो आप अलग से पॉइंट बना के। ठीक है, क्या लिख सकते हो कि बिंदु एक्स वाई जेड से एक्स एक्स पर डाले गए लंबपाद के निर्देशांक x 0 0, वाई एक्स पर डाले गए लंबपाद के निर्देशांक 0 y 0 और जेड एक्स पर डाले गए लंबपाद के निर्देशांक 0 0 जेड। सही है ना बात है। अच्छा हम दूरियां निकाल रहे हैं, अब बताओ भाई इस बिंदु की, पहले मैं एक्स एक्स से दूरी निकालूँ तो क्या निकले, आप बताओ, दूरी सूत्र लगाओ दोनों में, एक्स तो गया 0, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का अंडर रूट, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कौन आया, जब एक्स एक्स से दूरी निकाल रहे हैं, एक्स एक्स से दूरी निकाल रहे हैं तो एक्स वाला नहीं आया, ध्यान दो। ठीक है, और ऐसे वाई एक्स से दूरी निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस और ऐसे जेड एक्स से दूरी निकालेंगे तो जेड एक्स से निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। राई के बाद समझने। और बिंदु छठा पॉइंट, बिंदु एक्स वाई जेड की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी बताओ, ये तो बहुत सिंपल बात है। मूल बिंदु क्या होता है 0 0 0, अरे एक बिंदु, दोनों की दूरी देख लो, क्या दूरी सूत्र लगाओ, x माइनस 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का अंडर रूट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सीधा उस बिंदु का अपन स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है यहाँ तक। तो ये अपना सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट है 3D का, बेसिक 3D का। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो, फिर क्वेश्चन लिखते हैं अपन। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। एक क्वेश्चन लेते हैं, त्रिविम
में स्थित किसी बिंदु त्रिविम में स्थित किसी बिंदु से तीनों निर्देशित अक्षों की लंबवत दूरियों के वर्गों का योग 18 हो तो इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या, त्रिविम में स्थित किसी बिंदु से तीनों निर्देशित अक्षों की लंबवत दूरियों के वर्गों का योग कितना दे रखा है 18। इस बिंदु के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। चलो देखो करते हैं अपन, ध्यान देना। हाँ तो वो बिंदु अपन मान लेते हैं एक्स वाई जेड, मानना भाई बिंदु क्या है, मान लिया। अब बताओ प्रश्न में क्या बात कर रखी है, प्रश्नानुसार हाँ क्या कह रखा है, किसी बिंदु से तीनों निर्देशित अक्षों, निर्देशित अक्ष क्या होते हैं, एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स, से लंबवत दूरी में लिखा रखी है। देखो वो रही, ये रही, क्या क्या हुई, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दूरी हो गई। फिर इनका योग, और वो भी कैसा, वर्गों का योग, तो सब का वर्ग कर दो, कितना है 18। ठीक है, तो अंडरूट से स्क्वायर हट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या गया 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 18। 2 बट्टे में गया, क्या बन गया 9। किसका मान आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या है 9। मुझे क्या चाहिए, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, इस बिंदु मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। और ये वैसे लंबवत दूरी है भाई, मूल बिंदु से लंबवत दूरी। अरे वैसे मूल बिंदु से दूरी मान लो, लंबवत क्या होता है, वो तो बिंदु ही है, सीधा ले लो। तो मूल बिंदु से दूरी क्या हुई भाई, अपने ही आया, उसमें अंडरूट है तो दोनों पक्षों में अंडरूट लगा दो। अंडरूट लगाते ही ये क्या हो गई, मूल बिंदु से दूरी कितनी आ गई 3। तो अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3। अरे बात समझ में आएगी आपके, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु अल्फा 0 0 0 बीटा 0 तथा 0 0 गामा हो तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मान बताओ। कर सकते हो क्वेश्चन ये, त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है, क्या क्या है, अल्फा 0 0 0 बीटा 0 और 0 0 गामा है। आपको क्या निकालना है, AB BC और AC का स्क्वायर। समझ गए, AB भुजा है त्रिभुज की, BC भुजा है और AC भी भुजा है। चलो मैं सॉल्यूशन करता हूँ, यहाँ ध्यान देना।
पहले त्रिभुज बना लो, सबसे पहला काम एक त्रिभुज बनाओ आप, कैसा भी, इसका नाम दे दो ABC, मध्य बिंदु ले लो, चलो ये लिया अल्फा 0 0, इसका मध्य बिंदु ले लो 0 बीटा 0, ये मध्य बिंदु ले लो, इसको मैंने P नाम दे दिया, Q नाम दे दिया, इसको मैंने R नाम दे दिया, 0 0 गामा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैंने P को Q से मिला दिया। कोई नियम याद आ रहा है क्या आपको छोटी क्लास का? किस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये भुजा तीसरी भुजा की आधी होती है। पता है क्या आपको बात? ऐसा पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, पढ़ रखा है ना? तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या PQ है वो आधी है AB की, या मैं इसे भी कह सकता हूँ AB है वो डबल है इसका। AB किसका डबल है? PQ का। डबल कौन है? AB। तो 2 से गुणा किसको करूँगा? PQ को। AB डबल है PQ का, डबल ये है तो 2 से गुणा इसको करूँगा। समझे क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे AB डबल है वैसे मान लो मैंने इसको मिला दिया, एक बार सोचो तो ये कौन है? PR। ये कौन है सामने? AC। तो AC डबल होगा ना, AC डबल है PR का। ठीक है, आगे और बताओ। ऐसे मैंने इसको मिला दिया, ठीक है, तो BC इक्वल टू 2QR। AC है क्या? किधर AC? ये रहा AC। PR है क्या? 2PR 2 हाँ 2 तो आएगा। ठीक है, ये आ गया। चलो अब मैं बात करूँ एक बार फिर से, PQ कौन है? ये है, ये PQ। P और Q के दोनों बिंदुओं के पास मौजूद है क्या? अरे है या नहीं है? तो आप PQ की दूरी भी निकाल सकते हो, मेरे ख्याल से निकाल सकते हो, पर बाद में निकालेंगे। अब आ जाओ, उस निकालना है उस पर आ जाओ अपने। किसका मान निकालना है? AB² प्लस BC² प्लस AC²। अच्छा AB का मान क्या है? 2PQ का स्क्वायर कर लो। BC का मान क्या है? 2QR। और AC का मान क्या है? 2PR का होल स्क्वायर अपॉन α² प्लस β² प्लस γ²। 2 2 2 स्क्वायर के अंदर 4 बन जाएगा क्या? 4 बाहर कॉमन ले लो। बताओ पीछे क्या बचा? पीछे बचा PQ स्क्वायर QR स्क्वायर PR स्क्वायर बट्टा α² प्लस β² प्लस γ²। आगे आ जाओ, 4 पढ़ाई है ब्रैकेट में। P और Q के पीछे दूरी निकालनी है, मतलब दूरी निकालनी आती है ना आपको? अंडरूट आता है, अंडरूट का इलाज तो ये स्क्वायर ऊपर ये कर देगा, हो गया। अच्छा दूरी सूत्र लगाएं, α-0 का स्क्वायर यानी α², और ये हो गया β² और पीछे 0 हो गया, तो मतलब ये बन गया α² प्लस β²। समझ मारी बात आपके? अरे बन गया ना, अंडरूट अब उठ गया स्क्वायर की वजह से। ऐसे QR देखो, QR क्या बनेगा बताओ? ये तो 0 हो गया, ये β² और ये होगा γ², β² प्लस और प्लस PR α² ये 0 हो गया और ये γ², α² प्लस γ²। नीचे क्या है? α² प्लस β² प्लस γ²। अच्छा ये बताओ, α² प्लस α², 2 α², 2 β² और 2 ही γ², 2 कॉमन लेते हैं बाहर, तो बाहर 4 × 2 अंदर बच गया α² प्लस β² प्लस γ²। नीचे क्या है? यही है ना, ये पूरा पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आप क्या गया 8। अरे बात समझ आई क्या? फटाफट नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे कंसेप्ट पढ़ते हैं, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र में दिमाग नहीं लगाना है, सेम टू सेम वही है जो हमें 2D में पढ़ गए हो। अंत्य विभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु पढ़ रखा ना पढ़ने, सेम टू सेम वही है, तो अलग से इसके लिए अपन दिमाग नहीं लगाएंगे। सेम एज 2D, तो 2D वाला पोर्शन है उसी के हिसाब से होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से देख लेना आप। उसके बाद दूसरा पॉइंट में स्टैंडर्ड रिजल्ट लेता हूँ। स्टैंडर्ड रिजल्ट
इसमें कुछ बातें बताता हूँ मैं आपको। पहली बात, बिंदुओं x1 y1 और z1 तथा x2, ये एक नंबर नहीं है, तथा x2 y2 z2 द्वारा निर्मित रेखाखंड ठीक है। अब आ जाओ पहला पॉइंट, समतल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये समतल का समीकरण होता है, अभी आगे सीखेंगे अपन, इक्वल 0 द्वारा अनुपात माइनस, ये समतल पूरा वापस रख दो, ये ax y सी जेड और d, बस यहाँ से x1 y1 z1 काम में आ जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस सी जेड1 और प्लस d बट्टा नीचे वापस यही समतल आ जाएगा, बस नीचे x2 y2 z2 ये वाला बिंदु काम में आ जाएगा, x y z जगह ax2 प्लस by2 प्लस सी जेड2 प्लस d द्वारा विभाजित होता है। यानी दो बिंदुओं से, ये अपन विस्तार से पढ़ेंगे, अपने है बुक के अंदर क्वेश्चन भी है ऐसा, तो वहाँ पढ़ेंगे अपन। ये फिलहाल मैं थोड़ी सी हिंट दे दूँ, ये कोई समतल है मान लो, ये दो बिंदुओं से कोई रेखाखंड बन रहा है मिलकर, ठीक है। तो इस रेखाखंड के दो टुकड़े हो गए ना, इन दोनों टुकड़ों का अनुपात क्या होगा, तो वो अनुपात ही होगा, अपन डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं बार, इसका प्रूफ अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम समतल पढ़ेंगे ना तब अपन इसका प्रूफ पढ़ेंगे समतल के साथ, एक बार ध्यान रखो आप। दूसरा पॉइंट, एक्स वाई तल, ये तो समतल के द्वारा तो इस अनुपात में हुआ, एक्स वाई तल द्वारा अनुपात, एक्स वाई तल है क्या, तो अनुपात बनेगा z1/z2, एक्स वाई है तो z आएगा उधर, ठीक है, z1/z2, ये भी मॉडुलस में डाल देना। बाहर माइनस पड़ा है, ये अंदर वाला कुछ भी, अंदर वाला पॉजिटिव बनेगा, फिर बाहर माइनस, दो आगे माइनस आ जाएगा, हाँ, में विभाजित होता है। ऐसे ही तीसरा, एक्स वाई आ गया, वाई जेड तल द्वारा अनुपात माइनस, हाँ तो वाई जेड है ना, x1/x2, ठीक है। एक मिनट रुकना, ये मोड हटा देना, भाई ब्रेकेट होता है, मोड नहीं होता, सही है। x1/x2 में विभाजित होता है। आगे बाकी अपन इसका प्रूफ करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहीं से हो जाता है उस फॉर्मूले से। चौथा, वाई जेड और एक्स जेड तल द्वारा किस अनुपात में होगा बताओ, अनुपात माइनस y1/y2 में विभाजित होता है। ये डायरेक्ट ध्यान रख लो आप, इन सब का हम डिराइव कर लेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवी बात, बिंदु, कोई तीसरा बिंदु आ गया, मान लो दो बिंदु तो ये है ही, इनका रेखाखंड है, और कोई तीसरा बिंदु बीच में आ गया अंतर्विभाजन के लिए, ठीक है। बिंदु x3 y3 z3 द्वारा अनुपात माइनस x3 माइनस x1/x3 माइनस x2, ये सब वैल्यू मेरे पास में ना, इस अनुपात में विभाजित होता है। अच्छा, ये तो अपने एक्स में लिखा, y में भी लिख सकते हैं, या माइनस y3 माइनस y1/y3 माइनस y2, या माइनस z3 माइनस z1/z3 माइनस z2 में विभाजित होता है। तो अपन डायरेक्टली अनुपात निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये अनुपात निकालने के लिए बात है भाई, ठीक है।
उसके बाद अपन पढ़ेंगे दिक्कोज्या और दिक् अनुपात, अगला कंसेप्ट। पहले फटाफट इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। दिक्कोज्या व दिक् अनुपात। पहला पॉइंट लेते हैं अपन दिक्कोज्या। इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। शॉर्ट में इसको अपन DR भी यूज में ले सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, DC भी यूज में ले सकते हैं, डिसीज। और उसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, उसको DR भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना इसमें। पहली बात दिक्कोज्या होती क्या है, सुनना। जैसे मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ ऐसे, x y x और z एक्स में से ऐसे है मार्कर की तरह। ठीक है, अच्छा ये तीनों एक्सिस के साथ एक कोई रेखा मैं यहाँ से गुजार रहा हूँ, हवा में से ऐसे टेढ़ी एक रेखा गुजार रहा हूँ, जो तीनों अक्षों के साथ। मान लो ये रेखा ले लो एक बार के लिए, मैंने ही कह दिया ना, ये एक रेखा है कोई, कैसे भी इधर भी गुजर रही होगी। तो ये x एक्स के साथ एल्फा कोण बना रही है, y एक्स के साथ बीटा और z एक्स के साथ गामा कोण बना रही है। इन तीनों कोणों के हम कोसाइन ले लें। कोसाइन का मतलब कोस ले लें, कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, उसको ही हम दिक्कोज्या कहते हैं, तीनों कोणों की कोसाइन। ठीक है, अब थ्योरी में कैसे लिखते हैं, यदि किसी रेखा द्वारा तीनों निर्देशी अक्षों के साथ बनाए गए कोण एल्फा, बीटा तथा गामा हो तो इन कोणों की कोज्या, इन कोणों की कोज्या बोले तो कोस को हिंदी में कोज्या बोलते हैं। इन कोणों की कोज्या को दिक्कोज्या कह दो, कोज्याओं, क्योंकि एक नहीं तीन नहीं, इन कोणों की कोज्याओं को दिक्कोज्याएं कहते हैं। तो कितनी दिक्कोज्या बनेगी भाई, 3 बनेगी। तो एक तो बनेगी कोस एल्फा और एक बनेगी कोस बीटा और एक बनेगी कोस गामा। 2 नंबर पॉइंट लेता हूँ, इन्हें जनरली LMN से व्यक्त किया जाता है। LMN से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो L इक्वल तो अपन लेते हैं कोस एल्फा, M इक्वल कोस बीटा, ध्यान रख लेना आप, और N इक्वल कोस गामा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इन तीनों दिक्कोज्या में संबंध भी होता है। पहली दिक्कोज्या L है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। तीनों को वर्ग करके जोड़ देते हैं ना, तो 1 आता है। अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हो आप, अर्थात L कौन था, कोस एल्फा, तो कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये बात भी आप कह सकते हो। अरे आ रही बात समझ में? अब आपको सर ये कहाँ से आया, ये भी अपन बता देते हैं अभी आपको। ठीक है, तो इसके लिए अपने को दूसरा डायग्राम और लेना पड़ेगा। मैं ले लेता हूँ प्रूफ, एक डायग्राम लेता हूँ मैं, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स। यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है, एक्स वाई जेड, इस बिंदु से कोई रेखा गुजर रही है, मान लो आप। तो ये इतनी बड़ी रेखा एक बार में रेखा खंड ले रहा हूँ इतना बड़ा,
ये रेखाखंड के ले रहा हूँ तो इसकी लंबाई तो कुछ ना कुछ तो होगी ना। इसकी लंबाई क्या हो गई, मैंने इसको कह दिया आर। क्या कह दिया, आर। और वैसे देखें तो इसकी लंबाई क्या होगी, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी सिखाया था ना मैंने आपको, √x² + y² + z²। ये भी अपने काम में ले सकते हैं, अरे ले सकते हैं ना, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो बिंदु है ना आपके P, एक बार इसको हटा देता हूँ, चलो फालतू जगह रोक रहा है अपने पास। ये बिंदु P है, P से मैं क्या करता हूँ भाई, ये एंगल क्या है, एल्फा है, अब पता ही है, अरे है नहीं है, ये एल्फा है, और ये क्या है, बीटा है, और ये क्या हुआ, गामा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये अगर एल्फा है, इस बिंदु से मैं एक्स एक्स पे लंब डालता हूँ, ठीक है, और आपके पास करंट का मान है क्या, आर, कोण है क्या, एल्फा, ये बिंदु एक्स वाई जेड है, तो ये दूरी एक्स होती है वैसे तो एक्स बराबर क्या आ गया, अरे करंट और एंगल आपको दे रखा हो तो आर कोस थीटा, नहीं सीख रखा गया, तो एल्फा है तो आर कोस एल्फा हो गया। ये नहीं समझे मेरी बात है। ऐसे में से वाई एक्स पे लंब डालूंगा तो क्या बनेगा, आर कोस बीटा, और ऐसे में से जेड एक्स पे लंब डालूंगा तो करंट तो वही रहेगा, आर कोस गामा। समझे? तो आप यहाँ डायरेक्ट ले सकते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, x = आर कोस एल्फा, y = आर कोस गामा बीटा, और z = आर कोस, और गामा में थोड़ा ऐसा लिख रहा हूँ भैया ना, ये आर है ये गामा है, डिफरेंस समझ लेना आप। चलो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों को वर्क करके जोड़ देता हूँ। अगर मैं वर्क करके जोड़ूँ तो बताओ क्या बनेगा, x² y² z², उधर क्या बनेगा, r² में कॉमन ले लेता हूँ एक बार, ठीक है। अच्छा क्या बच गया, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा, ठीक है। अब बताओ भाई, इसको पहचानो, x² + y² + z², यहाँ से कौन बन रहा था, याद करो, √x² + y² + z² था r का मान, और अंडूट हटा हुआ तो ये किसका मान हो गया, r² का, इक्वल टू क्या है, r², cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा। अरे वीडियो में दिख रहा है क्या ये, चलो अब बताओ, r² से r² कैंसिल हो रहा है क्या, इधर क्या बचा, इक्वल टू क्या बचा, cos² अल्फा cos² बीटा cos² गामा। तो आ गया भाई आपके, ये तो लाना था आपको। अरे बात सुनना ही नहीं आई, क्लियर एकदम, कोई समस्या नहीं है। ये है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले एक काम करो, यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखाता हूँ मैं, फिर दिख अनुपात कराता हूँ। चलो आगे क्वेश्चन पर करते हैं, इस कंसेप्ट पे। एक सरल रेखा निर्देशी अक्षों से एल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाती है, तो एक नंबर पॉइंट, sin² अल्फा sin² बीटा प्लस sin² गामा का मान बताओ। दो नंबर पॉइंट, cos² अल्फा cos² बीटा cos² गामा का मान बताओ। और तीसरा पॉइंट है, यदि एल्फा माइनस बीटा बराबर π/2 हो तो गामा का मान बताओ। 3 पॉइंट है, चलो ध्यान देना, सॉल्यूशन करते हैं अपन। पहला पॉइंट,
साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा। जबकि हम किसका फॉर्मूला जानते हैं? हम जानते हैं कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर इक्वल टू, इनको साइन में चेंज करना नहीं आता, करते साइन की वैल्यू आ जाएगी। अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा को उठा के इधर ले जाएंगे और एक को उठा के इधर ले आएंगे। समझ गया मेरी बात? तो बताओ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। समझे मेरी बात? मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लेना। कर लोगे? साइन में चेंज करना है, चेंज करना है, कर लोगे? साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 1 1 3 बार आ गया, कितना हो गया? 3। 3 में से एक इधर घट जाएगा, क्या बचेगा? 2। इधर माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर उठा के ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? तीनों प्लस के, तो 2 आ जाएगा। तो आप खुद ट्राई कर लेना, इस पर हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा पॉइंट, कोस 2 अल्फा, कोस 2 बीटा, कोस 2 गामा। अब ये कहाँ से लाएँ? इसके लिए भी मैं यही फॉर्मूला लेता हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा इक्वल क्या होता है? कोस स्क्वायर को कोस 2 अल्फा में बदलना आता है क्या आपको? कोस 2 थीटा का सूत्र जानते हो क्या आप? कोस के रूप में क्या होता है बताओ? कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद है क्या आपको? या फिर मैं उल्टा बोलूँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या गया? कोस 2 थीटा। तो मेरे पास अब कोस स्क्वायर है, क्यों ना मैं उसको 2 से गुणा कर दूँ और 1 माइनस कर दूँ, तो बताओ कोस 2 थीटा बन जाएगा क्या वो? तो ये जो आपको दिख रहा है कोस स्क्वायर के पास में, मैं सभी को 2 से गुणा कर देता हूँ। क्या बन गया? 2 कोस स्क्वायर अल्फा, 2 कोस स्क्वायर बीटा और 2 कोस स्क्वायर गामा और बराबर 2। ठीक है, तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा तो आ गया, लेकिन पीछे माइनस 1 और है। तो मैं काम करता हूँ, 2 कोस स्क्वायर अल्फा, इसमें से माइनस 1 घटा लिया, 2 कोस स्क्वायर बीटा, इसमें से माइनस 1 घटा लिया, और 2 कोस स्क्वायर गामा, इसमें से माइनस 1 घटा लिया। इधर 2 है ही, जब इधर माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1 मतलब कितने घटा लिए? -3, तो उधर भी -3 लिख दो। समझ रहे मेरी बात है? अब बताओ, 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1, 2 कोस स्क्वायर बीटा -1, 2 कोस स्क्वायर गामा -1, ये किसका फॉर्मूला हो गया? कोस 2 अल्फा। ये किसका हो गया? कोस 2 बीटा। और ये किसका हो गया? कोस 2 गामा इक्वल टू -1। समझ में आई की बात आपकी? चलो आगे बढ़ो, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? अल्फा माइनस बीटा इक्वल π/2 है, तो गामा का मान याद करना है। तो इसके लिए भी ये फॉर्मूला काम में लूँगा मैं, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल 1। अल्फा माइनस बीटा इक्वल π/2 है, तो बताओ अल्फा बराबर क्या होगा? π/2 प्लस बीटा होगा क्या? अरे होगा नहीं होगा? तो मैं इस अल्फा की जगह लिख देता हूँ कोस स्क्वायर π/2 प्लस बीटा, और ये कोस स्क्वायर बीटा है ही, और प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल 1। अब बताओ, कोस 90 प्लस थीटा बड़ा फॉर्मूला आ गया है, क्या आता है? माइनस का साइन, लेकिन स्क्वायर है ऊपर, तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, और ये पीछे क्या है? कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा। गौर से देखो, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा एंगल सेम है, तो ये 1 नहीं होता है क्या भाई? तो ये हो गया 1, ये क्या हो गया? 1, और प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल 1 आई, 1 से 1 उड़ा दो, तो कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ गई? 0। कोस स्क्वायर गामा इक्वल 0, तो स्क्वायर हटाएंगे तो भी 0 रहेगा। कोस गामा इक्वल 0 है, तो गामा की वैल्यू क्या आई? π/2। अरे कोस के अंदर 0 90 की वैल्यू होती है, अरे नहीं आई, तो अपन y/2 ले सकते हैं। और व्यापक मान में ले तो व्यापक मान में भी अपन व्यक्त कर सकते हैं, पर यहाँ व्यापक मान की जरूरत नहीं है। तो ये आपके आंसर आ गया। बात सुन रही आपके? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं, दिक् अनुपात। दूसरा है दिक् अनुपात।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, DR से व्यक्त कर सकते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, पहला पॉइंट तो इसकी डेफिनेशन, 3 संख्याएं A, B और C, या कोई 3 संख्याएं हैं, A B C लेना ज़रूरी नहीं है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। यदि लिख देना आगे, यदि 3 संख्याएं A B C तीनों दिक खोजों के, दिख रहा है के साथ समान अनुपात में हो, तो ये संख्याएं दिक अनुपात कहलाते हैं। आइए बात समझे भाई, कोई भी 3 से अपने पास 3 होते हैं दिक्कोजयें, कौन कौन सी, L, M और N। अब इनके साथ अनुपात है, तो L के साथ एक संख्या का अनुपात वो बराबर आएगा M के साथ दूसरी संख्या का अनुपात, वो बराबर आएगा N के साथ तीसरी संख्या का अनुपात, बराबर आएगा। तो इसका कुछ बराबर मान लो, कुछ भी बन गया होगा। अरे मान लो ये 8/4 होगा, 2 हो गया, ये 6/3 होगा, 2 हो गया, ये 10/5 होगा, 2 हो गया। तो 2 मतलब कोई वैल्यू तो बन रही है ना, वो उसको मैंने लैम्डा कह दिया बराबर में, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो ये कंसेप्ट अपने हाथ में आ गया है। ये कहाँ से आया हाथ में, अपने दिक् अनुपात की डेफिनेशन से। L/A, L क्या है, दिक्कोजी यार, A क्या है, कोई संख्या है जो इसके साथ समान अनुपात बना रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात। तो L/A इक्वल M/B इक्वल N/C। समझो मेरी बात है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं L का मान निकालना चाहूँ तो बताओ क्या बनेगा, इसके लैम्डा के बराबर कर दो, L/A इक्वल लैम्डा। तो बताओ L इक्वल क्या आया, A लैम्डा, M इक्वल क्या आया और N इक्वल क्या आया। ऐसे निकाल सकता हूँ ना मैं, L कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले एक काम करो, आप यहाँ तक नोट करो, उसके बाद अपना आगे बढ़ते हैं। और चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वो लिख देता हूँ मैं, L/A इक्वल लैम्डा है, तो L इक्वल क्या आ गया, A लैम्डा, M इक्वल क्या आ गया, B लैम्डा, और N इक्वल क्या आ गया, C लैम्डा। का ध्यान रखो आप, ठीक है। आगे इधर लिखते हैं, चलो मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ। दूसरे पॉइंट में, यदि ABC किसी रेखा के दिक् अनुपात को क्या कह सकता हूँ छोटे में, DRs हो, तो अच्छा मैं एक बात जानता हूँ, L² + M² + N² इक्वल टू क्या होता है, और L, M, N की वैल्यू क्या है, A लैम्डा, B लैम्डा, C लैम्डा लिख सकता हूँ मैं यहाँ। तो यहाँ अगर मैं इसका मान A लैम्डा रखूँ तो स्क्वायर भी तो है, तो A² λ², ये A² B² λ², और ये हो गया C² और λ² मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं λ² का मान निकालूँ तो क्या आएगा बताओ, 1/, और अगर स्क्वायर हटाऊँ तो क्या आएगा, अंडू के साथ क्या फ्री आता है, प्लस माइनस बटा √A² + B² + ये किसका मान आ गया। अब मैं कहूँ मुझे लैम्डा का मान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए A लैम्डा का मान, तो मतलब मैंने A से गुणा कर लिया, A से गुणा को उधर भी गुणा करूँगा ना, तो प्लस माइनस A बटा √A² + B² + C²। अच्छा A लैम्डा कौन है देखना, L, तो मतलब मेरे पास L का मान आ गया है। L इक्वल क्या आ गया, प्लस माइनस A
बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आ गया। अगर आपको दिक् अनुपात दे रखे हो तीनों, तो उस केस में आपको दिक्कोजा पूछ ले तो आप ये सूत्र लगाओगे। भाई किसी रेखा के दिक् अनुपात 2 4 5 है, दिक्कोजा निकालो तो 2 4 और 5 रख लो ए बी सी की जगह। समझ मेरी बात? अच्छा, यहाँ मैंने किससे गुणा किया? ए से। यहाँ मैं बी से भी तो गुणा कर सकता था, तो क्या बनता? बी लेमडा। यहाँ क्या बनता? बी, और नीचे वो का वो रहता। तो इसका मतलब एम बराबर क्या बन जाता? प्लस माइनस बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये आपके एम बराबर बन जाता। ठीक है। और एन बराबर क्या बनता? सी लेमडा बनाता है इसको, तो प्लस माइनस सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये लो भाई, हर बात समझ में आएगी आपके? तो ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने बुक में भी चल रहा है, बोर्ड वाले में ये वाले। तो अगर आपको दिक् अनुपात दे रखे हैं तो दिक् को जब निकालने हो तीनों सूत्र लगा दो, आप बारी बारी से निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 3, यदि कोई रेखा, अच्छा एक मिनट, ये बात लिखेंगे पहले। एक काम करते हैं, एल एम एन क्या चीज़ होती है भाई? दिक्कोजा। ए बी सी संख्या होती है, उसको हम दिक् अनुपात बोलते हैं। एल एम एन क्या होती है? दिक्कोजा। या तथा मैं लिख दूँ माइनस एल माइनस एम और माइनस एन, चिन्ह बदल दिया मैंने इसका। इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? एक तो मैं लिख दूँ या फिर ये लिख दूँ, कोई डिफरेंस है क्या? रेखा के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रख लेना आप। ठीक है, चाहे ये ले लो और चाहे ये ले लो, एक ही रेखा के क्या है? दिक्कोजा। दिक्कोजा को क्या बोलेंगे शॉर्ट में? डिसीज, दिक्कोजा। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो एक ही रेखा गया, चाहो तो ये काम में ले लो, चाहो तो ये काम में ले लो। परंतु अगर हम सदिश की बात करें, किसकी बात करें? सदिश की, तो ये एक अलग सदिश की दिक् कोसाइन है, ये एक अलग सदिश की दिक् कोसाइन है। दोनों सदिश कौन से परस्पर उल्टी दिशा वाले, दिशा उल्टी हो गई है। एक सदिश का मुंह इधर है, एक सदिश का मुंह इधर है, परंतु दोनों असमदिश सदिशों, असमदिश सदिशों के डिसीज। सदिश और रेखा एक बात नहीं होती है। देखो चित्र बना दूं मैं आपके सामने, ये होती है रेखा, ऐसा देख रखा आपने? रेखा की दिशा दोनों तरफ होती है, इधर भी होती है और तो दिक् अनुपात चाहे इधर की साइड लो चाहे इधर की लो, या दिक् को चाहे इधर लो चाहे इधर लो, एक ही बात है या नहीं है? है ना? पर वो मान लो सदिश के गुण, मान लो एक सदिश मैंने इधर मुँह का लिया इस रेखा के, तो इस रेखा के समांतर मुझे सदिश लेना है, तो आप कैसे ले सकते हो? आप इधर भी मुँह करके ले सकते हो और इधर ऐसे भी ले सकते हो। तो जब इस सदिश का अगर मैंने मान लो इसकी दिक् को जब मैंने ऐसे कह दिया एल एम एन है, तो बताओ इसकी क्या होगी उस केस में? माइनस एल माइनस एम और माइनस एन। लेकिन रेखा तो दोनों दिशा रेखा की है, चाहे ये दिशा लो और चाहे ये दिशा लो, तो ये दोनों जो दिक् को जो अपन ले रहे हैं दोनों एक ही रेखा की है। लेकिन हम सदिश की बात करें तो दो सदिश बन जाएंगे, वो भी कौन से? अनलाइक, अनलाइक बताया था मैंने, असमदिश। ठीक है, असमदिश समांतर बोलते हैं उसको। चौथा पॉइंट, हाँ चौथा पॉइंट, यदि कोई रेखा दो बिंदुओं एक तो एक कह लो x1 y1 z1 तथा दूसरा b कह लो x2 y2 z2 से गुजरती है, तो हाँ भाई पहली बात मैं लेता हूँ, इसके मुझे डी आर चाहिए। डी आर बोले तो दिक् अनुपात। दिक् अनुपात क्या बनेंगे?
तो आप सीधा भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। दिक अनुपात मैंने ABC नाम दिया था ना। तो A इक्वल तो आता है, दो बिंदु है क्या, x2 माइनस x1, B आता है y2 माइनस y1, और C आता है z2 माइनस z1। तो ABC आप डायरेक्ट बिंदु से ऐसे भी निकाल सकते हो। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे कैसे, तो इसके लिए मैं बता दूं आपको। वैसे जो दिक अनुपात होते हैं ना, वो अपन कोई भी सदिश बनाते हैं, सदिश की बात कर रहा हूँ मैं, उस सदिश में I का गुणांक, J का गुणांक, K का गुणांक जो होता है वो भी एक दिक अनुपात होता है। अरे होता नहीं होता? तो अगर मैं सदिश वाला सूत्र लगाऊं, तो मैं मान लो AB सदिश बनाना चाहता हूँ, एक बार सुनना मेरी बात। AB सदिश बनाऊंगा तो बताओ क्या बनेगा, x2 माइनस, याद आ रहा है क्या सूत्र आपको, सदिश के अंदर सीखा था, दो बिंदु सदिश बनाना, y2 माइनस y1 j केप और z2 माइनस z1 k केप, ये सदिश है। और सदिश में I का गुणांक, J का गुणांक और K का गुणांक जो होता है वो दिक अनुपात होता है। क्या होता है, दिक अनुपात। अब गौर से देख के बताओ दिक अनुपात क्या दिख रहा है आपको, दूसरा और तीसरा, इसलिए अपन इसको ऐसे कह देते हैं। समझा मेरी बात है, ये दिक अनुपात है, ये और ये गुणांक, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट लेता हूँ, अगर मैं दिक्कोजा लूँ तो दिक्कोजा, दिस इज कैसे निकालेंगे भाई, L। वैसे तो एक बात तो आपने दिक अनुपात निकाल दिया, मान लो A का मान आ गया, B का मान आ गया, C का मान आ गया, किसका मान आ गया पास में, दिक अनुपात का मान आ गया है। तो क्या आप दिक्कोजा नहीं निकाल सकते सूत्र से, देखो L बराबर A बट्टा √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये तीनों मान आपके पास में है। M का भी सूत्र लगा सकते हो, N का भी लगा सकते हो, लगा सकते नहीं लगा सकते। अगर दिक अनुपात आपके पास में है तो आप दिक्कोजा निकाल सकते हो। अच्छा एक ऐसे भी निकाल सकते हो, L इक्वल x2 माइनस x1, सीधा ले लो आप, ले लिया x2 माइनस x1, और नीचे ले लो, दो बिंदु क्या थे, AB थे क्या, तो आप सदिश बना लो, चाहो तो AB बना लो, चाहो तो BA बना लो, वो आपकी इच्छा है। उसका मॉडुलस नीचे ले लेना, AB सदिश का मॉडुलस। और वैसे भी देख लो आप, AB सदिश का मॉडुलस निकाल देख लो क्या बनेगा पट्टे में, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और ये कौन था, दिक अनुपात। दिक अनुपात बोलते तो A स्क्वायर B स्क्वायर, ये देख लो √ के अंदर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, एक ही तो बात बन रही है, सेम बात बन रही है। अच्छा इसे M ले तो M इक्वल y2 माइनस y1 बटा AB का मॉडुलस सदिश का, और इसे N ले तो z2 माइनस z1 अपॉन AB का मॉडुलस। रही क्या बात सुन में, ऐसे हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात और ध्यान रख लेना, कोई भी जो सदिश होता है, ठीक है, मैं काम करता हूँ लास्ट में नोट में लिखा देता हूँ ये चीज़, ये फटाफट आप नोट कर लो, ठीक है। और छोटी छोटी एक दो बात और लिखाऊंगा, उसके बाद वीडियो क्लोज करते हैं अपना आज का। चलो लिखो फटाफट, किधर हो गए भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, नोट लिखते हैं। पहला, किसी सदिश में I केप, J केप तथा K केप के गुणांक दिक अनुपात होते हैं, दिक अनुपात होते हैं। इसको अदिश घटक भी बोलते हैं अपन, अदिश घटक कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट, किसी सदिश नाम आ रहा ना, अब मैं नाम दूंगा यहाँ पर इकाई सदिश या मात्रक सदिश है ना, किसी इकाई सदिश में सेम बात लिखेंगे, I केप, J केप तथा K केप के गुणांक दिक को जय होते हैं। चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपल सा, मान लो ये A सदिश है, ठीक है, 2I माइनस 3J
प्लस के दिक् अनुपात व दिक्कोज्या। बताओ। तो पहली बात तो आ गई भाई, ये क्या चीज़ है? इकाई सदिश का तो पता ही नहीं अपने को अभी तक इसका। तो फिलहाल क्या चीज़ है? सदिश है। इकाई सदिशों में से एक सदिश होता है। एक बात होता है ना आपको कि सर इकाई सदिश सदिश है, उसका गुणांक दिक्कोज्या क्यों दिक् अनुपात नहीं होता है क्या? तो दिक् अनुपात भी होता है। जो दिक्कोज्या होता है ना वो दिक् अनुपात तो ऑटोमेटिकली होता ही है, ये ध्यान रख लेना। दिक्कोज्या जो होता है वो दिक् अनुपात तो होता ही है, पर दिक् अनुपात को हम दिक्कोज्या नहीं कर सकते। समझ गए बात? क्योंकि ये एक सदिश है, इकाई सदिश हो सही, तो आई जे के का गुणांक तो ही गुणांक है, तो वो दिक् अनुपात भी है साथ में दिक्कोज्या के साथ साथ। ठीक है, तो ये मान लो कोई सदिश है दे रखा है, तो इसका अगर मैं बात करूं दिक् अनुपात की, दिक् अनुपात क्या होता है? आई जे के का गुणांक क्या क्या दिख रहा है? 2 - 3 और के का गुणांक क्या है? 1। ये लो भाई, ये आपके दिक् अनुपात आ गया। अब मैं बात करूँ दूसरा पॉइंट दिक्कोज्या की, तो दिक्कोज्या के लिए इकाई सदिश तो है ही नहीं। अरे है क्या इकाई सदिश? नहीं है, लेकिन हमें इसके इकाई सदिश में बदलना तो आता ही है। तो मैं ऐसे ए केप निकाल लेता हूँ पहले। ए केप निकालूँ तो क्या आएगा? सदिश बटा सदिश का परिमाण, ऐसे तो होता है। तो सदिश है 2i - 3j प्लस के बटा सदिश का परिमाण क्या आएगा? 4 और 9 13 और 1 14 √14। ऐसे छोड़ेंगे। अब इसको सेपरेट कर लो चाहो तो ए केप इक्वल आ गया 2 बटा √14 आई केप माइनस 3/√14 जे केप प्लस 1/√14 के केप। अब बताओ ये आपके ए केप आ गए हैं। अब आई का, जे का और के का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है? वो आपके दिक्कोज्या हो गई। तो दिक्कोज्या हो गई 2 बटा √14 माइनस 3/√14 और 1/√14। चलो ये दूसरे का आ गया, तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब सदिश की बात है तो दिक्कोज्या यही रहेगी, पर ये अगर रेखा की बात कर लूँ मैं तो दिक्कोज्या में आप चिन्ह बदल सकते हो। जैसे ये माइनस का हो गया तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है यहाँ तक? चलो यहाँ तक पढ़ना ढंग से और नोट क्लियर जाए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन। थैंक यू।